हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम मध्यकालीन भारत में अकबर को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने बाबर को पढ़ा था, फिर बाबर का पुत्र कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं को हमने पढ़ा। हुमायूं के बाद हमने शेरशाह सूरवंश शेरशाह सूरी को पढ़ा। उसके बाद हुमायूं का पुत्र कौन हुआ? अकबर। तो इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो अकबर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अकबर का जो शासनकाल चला वो 1556 से 1605 तक चला। ठीक है, तो अगर इसके पहले की क्लास आप देखेंगे तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाबर पढ़े तो बाबर के 4 बेटे थे जिसमें हुमायूं ने शासन किया। ठीक है, हुमायूं देखिए 1530 से 40 तक चला। उसके बाद सूरवंश आया, शेरशाह सूरी आया आपके, वो 1540 से 1545 तक चले। उसके बाद दोबारा ऐसे शासक थे हुमायूं जो 2 बार शासन किया। उसके बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो हुमायूं ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया। और जिसने आपने पढ़ा होगा हुमायूं की क्लास में, सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध, दोनों युद्ध कौन जीता था? हुमायूं ने जीता था। ठीक है, तो इसलिए 2 बार जो शासक बने हुमायूं आपके बने थे। ठीक है, उसके 1555 से 1556, उसके बाद 56 से आपका अकबर आए। तो अकबर का शासनकाल जो है वो 1556 से 1605 तक आपका चलेगा। ठीक है, देखिए अकबर का जन्म, देखिए जब शेरशाह सूरी, इसके पहले की क्लास में हमने शेरशाह सूरी को पढ़ा था, तो शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं को भगाया था भारत से चौसा के युद्ध से, तो हुमायूं जाकर कहाँ रुका था? अमरकोट के वीरसाल महल में रुका हुआ था। तो वहीं अकबर का जन्म होता है। ठीक है, क्योंकि अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे, और हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे आपके। ठीक है, तो देखिए अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। ये आपके अकबर है। ठीक है, तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर को हुआ। ठीक है, और इनका पूरा नाम कौन क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, देखिए हमने ये बाकायदा सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाओगे तो रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छा होगा। बार बार आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो बार बार आपका नोट्स बनाने से, बार बार यूट्यूब की क्लास देखने से अच्छा है कि आप अपने नोट्स से दोबारा रिवीजन कर लो। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, देखिए जो लोग मेरी क्लास मध्यकालीन भारत की पूरी पढ़ रहे होंगे उनको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हो। अब देखें अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और उस इसके पिता का नाम क्या था? आपने पता होगा, हुमायूं था। ठीक है, तथा उसकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो था। ठीक है, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और इसकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो था। ठीक है, बाल्यकाल में अकबर का पालन पोषण हुमायूं के भाई अस्करी, देखिए अगर आपने हुमायूं की क्लास पढ़ी होगी, बाबर की क्लास पढ़ी होगी, तो हमने आपको बताया था बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, तो वही यहाँ आप देखिए अस्करी, अस्करी उन्हीं का नाम है। अगर आपने पहले क्लास पढ़ी होगी तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे आप। बाल्यकाल में अकबर का पालन पोषण हुमायूं के भाई कौन थे? अस्करी के संरक्षण में हुआ। अकबर की धाय माता का नाम माहम अंगा था। ठीक है, तो माहम अंगा के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे। माहम अंगा क्या थी? धाय माँ थी। तो जो अकबर का पालन पोषण करी थी वो माहम अंगा थी। ठीक है, 1545 में अस्करी ने अकबर को काबुल में कामरान कामरान भी इसका भाई था। ठीक है, क्योंकि हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और इनकी एक बहन थी, कौन थी? गुलबदन बेगम थी हुमायूं की। ठीक है, कामरान के पास भेज दिया गया जहां बाबर की बहन खानजादा बेगम ने उसका पालन पोषण किया। ठीक है, अकबर का पहला विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया के साथ हुआ। ठीक है, अभी अब आप बोलोगे कि अकबर की पत्नी का नाम तो जोधाबाई था, तो वो आप आगे पढ़ोगे। तो ऐसा आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जितने भी शासक हुए हैं वो 2 से 4 शादी नॉर्मल थी। ठीक है, वो करते ही हैं। तो पहली बीवी जो इनकी थी, ठीक है, इनकी पहली पत्नी जो थी वो क्या थी? उनका क्या नाम था? रुकैया था। और ये किसकी पुत्री थी? हिंदाल की। ठीक है, तो अकबर का, देखिए ये मुस्लिम में क्या होता है कि आप खुद के भाई बहन से शादी नहीं कर सकते हो, लेकिन जो चाचा वगैरह होते हैं उनके भाई से आप उनके जैसे आपके चाचा, ठीक है, तो चाचा की जो बेटी है उनसे विवाह कर सकते हो। ठीक है, ये है।
तो वही अकबर का पहला विवाह हिंदाल, क्योंकि हिंदाल कौन था, वो हुमायूं का भाई था, तो हिंदाल की पुत्री रुकैया के साथ हुआ। देखिए ये सारी चीजें हम कनेक्ट करके इसलिए बताते हैं, देखिए एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हिंदाल कौन था, ठीक है। अगर आप चीजों को कनेक्ट करोगे तो समझ में आएंगे आपको, ठीक है। हुमायूं ने 1555 में अकबर को अपना पहला उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक है। हुमायूं ने 1555 में अकबर को अपना पहला उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है। सरहिंद पर विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया, क्योंकि देखिए हुमायूं ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। क्योंकि हुमायूं का शासनकाल तो 1530 से 40 तक चला, उसके बाद 40 से 45 तक आपके शेरशाह सूरी है। तो 45 में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो भारत में कोई शासक था नहीं, तो इसी वजह से दोबारा हुमायूं ने आक्रमण किया था। जो सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध आपने पढ़ा होगा, तो दोनों युद्ध कौन जीता था, हुमायूं ने ही जीता था। तो वही बात यहाँ सरहिंद पर विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उस समय अकबर कालानौर में था, ठीक है। तो कालानौर में ही जब इसकी सूचना मिलती है कि इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इस बातों को जो है वो 17 दिन तक गुप्त रखा गया, ठीक है। तो अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर में ही 14 फरवरी 1556 में हुआ और बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया। देखिए हुमायूं ने बैरम खां का उसको संरक्षक जो है, ये अकबर का संरक्षक कौन बना, बैरम खां बने, ठीक है। बैरम खां, क्योंकि अकबर बहुत छोटे थे, 13 साल की उम्र थी इनकी, क्योंकि 1542 में इनका जन्म हुआ था और 1556 में ही इन्हें पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। पंजाब के कालानौर में ही 14 फरवरी 1556 में, ठीक है, इन्हें राज्याभिषेक इनका पहली बार हुआ था, ठीक है, जब इनके पिता की मृत्यु हुई 1556 में। और इनका संरक्षक कौन हुआ, बैरम खां हुए, ठीक है। इनकी देखभाल के लिए बैरम खां को हुमायूं ने नियुक्त किया था, क्योंकि अकबर जो है वो बहुत छोटे थे, 13 साल की उम्र थी इनकी। अब देखिए जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तब देखिए उसके बाद क्या होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। देखिए हेमू कौन था आपका, हेमू जो है वो राजस्थान के सेनापति थे। तो जब ये बात पता चली इनको कि अकबर की मृत्यु हो गई, अकबर की नहीं सॉरी हुमायूं की जो मृत्यु हो गई है, तो कहा कि जो है वो दिल्ली पर चलो आक्रमण किया जाए। तो हेमू ने आक्रमण किया, दिल्ली को जीतना चाहा। तो पानीपत का, तो इसके पहले ही जो है अकबर वो पंजाब के कालानौर के राज्याभिषेक इनको नियुक्त कर दिया गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, देखिए 5 नवंबर 1556 को अफगान बादशाह आदिल शाह सूर, देखिए क्योंकि आपने सूर वंश पढ़ा होगा, तो सूर वंश जो लास्ट शासक थे वो आदिल शाह, इस्लाम शाह आपने पढ़ा होगा। तो योग्य हिंदू सेनापति उसके, आदिल शाह के सेनापति कौन थे, हेमू था। तो वही बात यहाँ लिखी गई है कि अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के योग्य हिंदू सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुआ 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। आपने पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ा होगा, किसके किसके बीच, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, बाबर और किसके बीच में हुआ, इब्राहिम लोदी, किसके किसके बीच हुआ, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है, 5 नवंबर 1556 को होता है, किसके किसके बीच, हेमू और अकबर के बीच में होता है, ठीक है। इसमें कौन जीतता है, अकबर जीतता है, क्योंकि हेमू जो है वो जीत रहा था, हेमू इस युद्ध में जीत रहा था, लेकिन क्या होता है कि गलती से उसकी एक तीर उसके आंख में लग जाती है, तो इसी वजह से जो है अकबर की विजय होती है। जब अकबर की विजय हो जाती है, पानीपत कहाँ है, दिल्ली के ऊपर ही है जस्ट, ठीक है, हरियाणा में। तो अकबर की विजय हुई और दिल्ली और आगरा के अकबर के अधिकार में जो है वो आ जाता है, ठीक है। दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ जाता है जब पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर जीत जाता है। इस लड़ाई के बाद दिल्ली पर जो है वो मुगलों का कब्जा हो जाता है, ठीक है।
तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच हुआ। कौन जीता? अकबर जीता। ये क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच में हुआ। और कौन जीता? अकबर जीता। ठीक है। अकबर के कुछ सरदारों और देखिए, अकबर के कुछ सरदारों और धाय मां माहम अंगा ने अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया। देखिए, बैरम खां के विरुद्ध क्यों भड़काया? महामंगा कौन थी? अकबर का पालन पोषण करने वाली थी। और महामंगा का एक पुत्र था, कौन था? आदम खां था। ठीक है। तो ये महामंगा आदम खां को जो है वो सेनापति अकबर का बनाना चाहती थी। और इसके सेनापति पहले कौन थे? संरक्षक कौन थे इसके? बैरम खां थे। तो ये बैरम खां को हटाना चाहती थी, कौन? महामंगा। तो इसी वजह से जो है वो अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काने लगी। ठीक है। और इसी कारण जो है कि इतना ज़्यादा महामंगा ने उनको बैरम खां के विरुद्ध भड़काया कि इसी कारण 1560 में जो है वो तिलवाड़ा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच हो जाता है? अकबर और बैरम खां के बीच हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ये जो युद्ध इन्होंने अकबर ने जीता था, ये किसकी वजह से जीता था? बैरम खां की। अगर बैरम खां ना होते ये पानीपत का द्वितीय युद्ध नहीं जीत पाते। ठीक है। तो बैरम खां के उपलक्ष्य में ही इन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था। ठीक है। तो 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध होता है, अकबर और बैरम खां के बीच हुआ। अकबर इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है। तो जब अकबर जीत जाता है तो बैरम खां को क्या कहता है अकबर कि आप कहीं किसी भी छोटे से किसी भी छोटे से गांव में आप, ठीक है, चले जाइए। या फिर उनको कहाँ भेज देता है? हज के लिए भेज देता है। ठीक है। तो अकबर ने बैरम खां को हज पर जाने को कहा। तो बैरम खां जब हज पर जाने लगे तो ये बात महामंगा को पता चली। तो महामंगा ने जो है महामंगा ने बताया कि बैरम खां गुजरात जा रहा है। तो गुजरात में ही बैरम खां को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद महामंगा के इशारे पर अकबर काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि अकबर 1556 से 1560 1556 से 1560 तक, ठीक है, 1560 तक किसके इशारे पर काम करता है? बैरम खां के। ठीक है। बैरम खां के इशारे पर काम करता है। उसके बाद 1560 से 1562 तक माहम अंगा के इशारे पर ये काम करना शुरू कर देता है। जिसे इसीलिए हम 1560 और 62 के बीच को क्या कहते हैं? इसके आगे हम पढ़ेंगे पर्दा शासन। ठीक है। पेटीकोट शासन। ये इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं, महामंगा, तब अकबर जो है वो महामंगा जो कहती थी वही अकबर आपके करते थे। इसके पहले बैरम खां जो कहते थे 1556 से 1560 तक वो करते थे अकबर। ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आप याद रखेंगे कब हुआ? 1556 में। किसके किसके बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच हुआ। कौन जीता? अकबर विजयी हुआ। ठीक है। अब देखिए पर्दा शासन, पेटीकोट शासन। बैरम खां तो 1556 से 1560 तक रहे संरक्षक और उसी के इशारे पर काम करते थे। कौन? अकबर। उसके बाद महामंगा के, जो महामंगा कहते थे वो अकबर करते थे। और महामंगा उल्टा सीधा जो भी अपना उपाय था वो अकबर को बताती थी। ठीक है। तो 1560 और 62 के दौरान अकबर के शासन पर उसके हरमदल की स्त्रियों और महामंगा धाय मां का काफी प्रभाव था। ठीक है। जो महामंगा कहती थी वही आपके अकबर करते थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पर्दा शासन, पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसका पर्दा शासन और पेटीकोट शासन कब से कब तक चला? इसका टाइम क्या था? 1560 से 1562। ठीक है। तो ये है पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। ठीक है। बैरम खां जो है वो सिया था। ठीक है। बैरम खां जो है वो सिया था। हुमायूं ने ही इसकी देखभाल के लिए बैरम खां को नियुक्त किया था अकबर के लिए। ठीक है। अब देखिए 1560 और 1562 तक तो बैरम खां तो थे नहीं, क्योंकि 60 के बाद जो है महामंगा आ गई 2 वर्ष तक। उसके बाद देखिए फिर अकबर का विवाह होगा 1562 में ही। 1562 में अकबर का विवाह होगा। तो जब जोधाबाई आ जाएंगी तो जो जोधाबाई कहेंगी वो अकबर करते हैं। ठीक है। अब देखिए जोधाबाई, अकबर की आरंभिक सफलताओं में 1561 में मालवा और गोंडवाना, देखिए ये है मालवा, ये है गोंडवाना। तो मालवा और गोंडवाना की विजय शामिल थी। उसने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है। तो ये मालवा और गोंडवाना की विजय अकबर को प्राप्त हुई। ठीक है। ये है मालवा, ये है गोंडवाना।
1562 में राजा भारमल की बेटी, तो जोधाबाई जो है वो कौन थी, भारमल की बेटी थी, ठीक है, राजा भारमल की बेटी जोधाबाई थी। जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ, कब हुआ, 1562 में हुआ। राजा भारमल कहाँ के थे, ये राजा भारमल आमेर के राजा थे, ठीक है, आमेर के राजा राजा भारमल थे, ठीक है। आमेर कहाँ है आपका, जयपुर के पास है, ठीक है, जयपुर के पास आपका आमेर है। और आमेर के राजा थे राजा भारमल, और राजा भारमल की बेटी जोधाबाई के साथ जो है वो अकबर का विवाह हुआ, कब हुआ, 1562 में हुआ। तो 1562 से जोधाबाई जो है काफ़ी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो जो जोधाबाई कहती थी वही आपके अकबर करते थे, ठीक है। तो आमेर ये आपका जयपुर के पास है, राजा भारमल यहाँ के राजा थे, ठीक है, आमेर के राजा थे राजा भारमल। इसका बेटा क्या था, भारमल का बेटा कौन था, भगवान दास थे, और भगवान दास का बेटा मानसिंह था, और मानसिंह ही क्या, अकबर का सेनापति था, ठीक है। मानसिंह कौन था, अकबर का सेनापति था। बात समझ में आई। देखिए, राजा भारमल का बेटा भगवान दास और भगवान दास का बेटा मानसिंह था, और मानसिंह ही क्या था, सेनापति था अकबर का। अकबर का शिक्षक कौन था, अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, आपके पता होगा, आपने पता होगा, तो इनका शिक्षक कौन था, ये अब्दुल लतीफ़ था, ठीक है। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ था, लेकिन अकबर ने पढ़ा लिखा नहीं ज़्यादा, ठीक है। इनके शिक्षक बहुत अच्छे थे, लेकिन अकबर ने पढ़ाई लिखाई की नहीं ज़्यादा, ठीक है। ये है इंडिया मैप, आप समझ सकते हो कि कहाँ बिहार है, कहाँ बंगाल है, कहाँ मालवा है, कहाँ गोंडवाना है ना। ये मालवा कहाँ है। अभी आप अहमदनगर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर ने जीता, बीजापुर को जीता, ठीक है। तो ये मैप है, आप समझ सकते हो, ये हमने आपके लिए लगाया ताकि आप समझ सको, ठीक है। अब देखिए 1562 तक आपने पढ़ा। 1562 में जो है अकबर का विवाह हुआ जोधाबाई के साथ, जिन्हें हम हरकाबाई भी कहते हैं, ठीक है, जोधाबाई को हरकाबाई भी कहते हैं। 1562 में आमेर के शासक भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता जो है वो अकबर की स्वीकार कर ली। मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। मेवाड़ के राजा जो उदय सिंह थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, ठीक है। 1564 में अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अकबर जजिया कर को कब समाप्त किया गया, तो अकबर ने जजिया कर, देखिए जजिया कर लागू किसने किया था, ये सबसे पहली क्लास अगर आपने मध्यकालीन भारत की मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा, कौन, मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लेके आए थे, और 5 लोगों पर छूट थी, किस पर छूट थी, ये आप बताइएगा। बाकी सभी लोगों पर जजिया कर क्या होता है, ये गैर मुसलमानों पर लगता है, ठीक है। और जो मुसलमानों पर था वो जकात था, लेकिन कंपलसरी नहीं था। जजिया कर ये गैर मुसलमानों पर लगता था। इसे 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया। इसके बाद देखिए गुजरात विजय, अकबर ने गुजरात को भी जीता, और गुजरात को के जीतने के उपलक्ष्य में ही इन्होंने क्या, बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है आपका, आगरा के नजदीक ही है। देखिए गुजरात विजय, गुजरात एक समृद्ध, उन्नतिशील एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, इसलिए अकबर ने इसे अधिकार में करने के लिए उत्सुक था, ठीक है। तो सितंबर 1572 में अकबर ने स्वयं ही गुजरात को जीतने के लिए प्रस्थान किया। उस समय गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर खां तृतीय था, ठीक है। तो अकबर जब गुजरात जीत जाते हैं तो उसी के उपलक्ष्य में तो अकबर ने गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने क्या बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, गुजरात विजय के कारण ही। जब गुजरात विजय जीत गए तो इसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया, ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझिएगा। किसके किसके बीच होता है ये, राणा उदय सिंह के पुत्र कौन थे, राणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। और इसमें विजयी कौन होता है, इसमें भी अकबर विजयी होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन होता है, राणा प्रताप मेवाड़ का शासक बनता है, ठीक है। यह हल्दी घाटी का युद्ध है। तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना, और हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576, ठीक है। किसके किसके बीच, राणा प्रताप और अकबर के बीच होता है, क्योंकि उदय सिंह ने जो है वो
अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो इसी कारण जो है युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह। कौन था? अकबर का सेनापति मान सिंह। व राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खान ने किया। और इसमें भी कौन जीत जाता है? आपके अकबर जीत जाते हैं और मुगलों की विजय हो जाती है। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको ये पता होना चाहिए कब हुआ? 18 जून 1576 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। और कौन विजयी हुआ? अकबर विजयी हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप देखिएगा। बिहार और बंगाल के अफगान शासक दाऊद खान को पराजित कर दोनों प्रांतों को 1576 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, बिहार और बंगाल को भी अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब? 1576 में। ठीक है, अकबर की सेना 1591 में खानदेश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो इन्होंने खानदेश पर भी कब्जा कर लिया। 1600 में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया और अहमदनगर की सुरक्षा का भार किसके सर था? चांद बीबी पर था। चांद बीबी ने भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। 1600 में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। अकबर की सुरक्षा का भार चांद बीबी पर था, जो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। यहाँ भी अकबर की विजय चांद बीबी ने मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की थी। ठीक है, तो 1600 में अहमदनगर को भी जीत लिया अकबर ने। 1575 में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना बनवाया कहाँ? फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाना बनवाया। कब? 1575 में। उसके बाद 1578 में क्या होता है कि इसमें जो है इबादत खाने में सभी धर्म के लोग आते थे और अपना अपना विचार करते थे और खूब लड़ाई झगड़ा हो जाता था। जब सारे धर्म के लोग आएंगे, वो अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, तो होगा ही। ठीक है, तो 1578 में सभी धर्मों के लिए ये इबादत खाना खोल दिया गया था। और सभी धर्म के लोग कब आते थे? बृहस्पतिवार को सारे धर्म के लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और अपनी अपनी राय रखते थे। ठीक है, तो जब अपनी अपनी राय रखते थे तो वहाँ जो है वो बहस हो जाती थी। इसी कारण 1579 में मजहर का नियम बनाया गया। मजहर का नियम क्या होता है? जो धर्म गुरु के अधीन नहीं था, मतलब जो धर्म गुरु कहेंगे उसी के अधीन नहीं थे। राजा किसके अधीन थे? बल्कि राजा केवल धार्मिक किताबों जैसे कुरान हो गया, गीता हो गई, बाइबल हो गया, इसके अधीन कौन था? राजा, अकबर थे। तो राजा धार्मिक किताबों के अधीन थे, ना कि धर्म गुरु के अधीन थे। ठीक है, इसीलिए मजहर का नियम लाया गया 1579 में। ठीक है, और 1582 में दीन ए इलाही धर्म बनाया। ठीक है, तो अकबर ने एक नया धर्म बनाया, दीन ए इलाही, जो आपका चला नहीं, ये धर्म बनाया जो सफल नहीं हुआ। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की रूपरेखा किसने तैयार की थी? अबुल फजल ने की थी। ठीक है, और दीन ए इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? आपका बीरबल थे, जो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, तो रूपरेखा कौन तैयार किया? अबुल फजल ने तैयार की दीन ए इलाही धर्म की। ठीक है, ये अलग ही धर्म बना दिया था। तो ऐसे नहीं आप अलग धर्म बना दोगे उसके मानने वाले सारे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। धर्म बनाना, नोट चेंज करना, ये सारी बातें ये जल्दी सफल नहीं होती है। दीन ए इलाही धर्म को बनाया, इसकी रूपरेखा अबुल फजल ने तैयार की थी। ठीक है, ये आपका चला नहीं, इसको केवल एकमात्र हिंदू, आपने अकबर और बीरबल को पढ़ा होगा इनकी कहानी, तो बीरबल ने ही जो है वो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, 1583 में इलाही संवत नया कैलेंडर बनाया। देखिए ऐसे ही आप नया कैलेंडर, जो चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारी चीज़ें जल्दी याद होती होंगी, है ना, क्योंकि इसको हम डेली यूज़ भी करते हैं। तो इलाही संवत नया कैलेंडर बनाया 1583 में। ठीक है, 1601 में असीरगढ़ के किले को जीत लिया, यह अकबर का अंतिम अभियान था। 1601 में असीरगढ़ के किले को जीत लिया, यह अकबर का अंतिम अभियान था। तो ये कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसकी आप नोट्स बना सकते हो, रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इबादत खाना कब बना? 1575 में बना। ठीक है, 1579 में मजहर नियम आया। दीन ए इलाही धर्म कब आया? 1582 में आया। 1583 में इलाही संवत नया कैलेंडर बनाया। ठीक है, 1601 में असीरगढ़ किले को जीत लिया, यह अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है, ये मैप है, यहाँ आप समझ सकते हो कहाँ कौन सा राज्य है। ठीक है, अगर आपको
नहीं पता है तो आप देख सकते हो। अब देखिए अकबर के जो नौरतन थे, अकबर के दरबार में नौरतन जो रहते थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अकबर के नौरतन। अकबर के नौरतन ये हैं आपके बीरबल, मानसिंह। बीरबल, मानसिंह इनके सेनापति थे। तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना। मुल्ला दो प्याजा, ये दो प्याज खाने में पसंद करते थे, इसलिए अकबर इनको मुल्ला दो प्याजा कहते थे। ठीक है, प्याज का शौकीन। ये अकबर के नौरतन हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। बीरबल कौन था, मानसिंह कौन था, तानसेन कौन थे, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, हकीम हुक्काम, मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल रहीम खान खाना। इसमें देखिए 5 जो है वो मुस्लिम थे और 4 जो है वो आपके हिंदू धर्म के, अलग अलग धर्म के थे। ठीक है, तो ये अकबर के नौरतन हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अबू फजल कौन थे, देखिए अबुल फजल, इन्होंने अकबर काल के अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की। तो अबुल फजल कौन थे, ये अकबर काल के अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की थी अकबर ने। ठीक है, आप देखिए बाबरनामा किसने लिखी थी, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने बाबर की क्लास पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, बाबरनामा अकबरनामा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फैजी कौन था, फैजी यह अबुल फजल का भाई था। इसका भाई कौन था, फैजी था। ठीक है, तो यह अबुल फजल का भाई था। यह गणितज्ञ एवं फारसी कविता वाले विद्वान थे। फैजी आपके। तानसेन, तानसेन यह दरबार में क्या थे, गायक थे, संगीतकार थे। ठीक है, तो ये तानसेन गायक और संगीतकार थे अकबर के दरबार में। बीरबल कौन था, यह अकबर के सलाहकार थे। तो अकबर बीरबल आपने पढ़ा होगा, तो ये अकबर के सलाहकार थे एवं परम विद्वान थे। तो बीरबल जो कहते थे अकबर वही करते थे, जोधाबाई और बीरबल जो कहते थे अकबर वही करते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए 1556 से 60 तक तो बैरम खान जो कहते थे वो अकबर करते थे, और 60 से 62 तक जो महामंगा थी उनके कहने पर करते थे, और 62 में जब जोधाबाई आई तो उनके कहने पर करने लगे। ठीक है, तो बीरबल और जोधाबाई जो कहते थे अकबर वही करते थे। ठीक है, आज भी अकबर बीरबल के किस्से लोगों की जुबान पर है। बीरबल की मृत्यु कब होती है, 1586 में अफगान बलूचियों के विद्रोह के दौरान हुई है। ठीक है, बीरबल की मृत्यु। राजा टोडरमल कौन थे, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है, राजा टोडरमल ये वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार के। ठीक है, जैसे अकबर के दरबार में दीवान, भूमि सुधारक, ठीक है, दहसाल बंदोबस्त, ये राजा टोडरमल थे। मानसिंह कौन था, सेनापति था अकबर का। तो मानसिंह राजा भारमल के पुत्र भगवान दास के पुत्र थे। ठीक है, मानसिंह यही थे ना, भारमल के पुत्र कौन, भगवान दास के पुत्र मानसिंह थे। ये अकबर का सेनापति था, और जोधाबाई इनकी बुआ होंगी, है ना, क्योंकि भारमल की बेटी थी जोधाबाई। ठीक है, तो इनकी बुआ थी मानसिंह, मानसिंह की बुआ थी। ठीक है, जोधाबाई। अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे एवं दरबार में कवि थे। ठीक है, बैरम खां का पुत्र जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना था। हकीम हुक्काम, ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। अकबर के रसोई घर का प्रबंध करना इनकी जिम्मेदारी थी। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया था, हकीम हुक्काम को। ठीक है, तो रसोई का जो काम था वो हकीम हुक्काम का था। और उसके बाद नवाब का मुल्ला दो प्याजा हैं। तो मुल्ला दो प्याजा जो है ये अकबर के रहने वाले थे, और इन्हें भोजन में 2 प्याज बहुत पसंद थी, इसलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रखा। ठीक है, खाने में ये 2 प्याज खाते थे, मुल्ला दो प्याजा आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये अकबर के 9 रत्न हुए। अब देखिए कुछ सिक्के भी चलाए अकबर ने, उसे हम समझ लेंगे। एक जलाली सिक्का था और एक इलाही सिक्का था। ठीक है, इलाही सिक्का चौकोर था। देखिए ये इलाही सिक्का ये गोल था, और चौकोर कौन था, जलाली सिक्का था। देखिए हम इसको समझेंगे। शेरशाह सूरी की मुद्रा, देखिए आपने शेरशाह सूरी की जो मुद्रा थी, रुपया था, उसको भी आपने पढ़ा होगा। शेरशाह सूरी की मुद्रा प्रणाली के अनुरूप ही अकबर ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। तो शेरशाह सूरी ने भी चांदी का क्या चलाया था, पहली बार रुपया चलाया था। तो चांदी का रुपया किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। और तांबे का दाम भी चलाया था। और अशरफी जो है वो सोने का कौन चलवाया था, शेरशाह सूरी ने ही चलवाया था। तो उसी के अनुरूप जो है, तो एक चांदी का रुपया 40 दाम के बराबर था शेरशाह के काल में।
शेरशाह के काल में 1 रुपया 64 दाम, 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। और चांदी का रुपया 40 दाम के बराबर था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर ने सोने के सिक्के भी जारी किए, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का इलाही हुआ। ठीक है, ये सोने का सिक्का था, इलाही सिक्का। 1 इलाही बराबर 10 रुपया था। ये काफी चला अकबर ने। ठीक है, अकबर ने सोने के सिक्के इलाही चलाए। और शेरशाह सूरी ने सोने के सिक्के का क्या नाम था? अशरफी था। ठीक है, अकबर ने मुख्यतः 2 ज्यामितीय प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें वृत्ताकार सिक्का जो था वो इलाही था ये, और आयताकार जो सिक्का था उसका नाम क्या था? जलाली सिक्का था। तो इलाही और जलाली सिक्का किसने चलवाया? अकबर ने चलवाया। ठीक है, और 1 इलाही सिक्का बराबर 10 रुपया होता है। देखिए, कुछ लगान वसूली की भूमि के 4 प्रकार थे, इसको भी हम समझ लेंगे। खालसा, जागी, पैबाकी और पदमास। ठीक है, मदमास। ठीक है, लगान वसूली के आधार पर भूमि 4 प्रकार की थी। पहली आपकी खालसा, इस भूमि पर केंद्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, मतलब अकबर इससे ही ज्यादा पैसा उसको मिलता था। 80% पैसा उसको खालसा भूमि से ही मिलता था। खालसा भूमि क्या थी? अगर आपने पहले पढ़ा होगा, ये सरकारी जो जमीन होती थी, तो इस पर जो घर वगैरह भी होते थे, इस पर जो टैक्स होता था वो अकबर को मिलता था। ठीक है, तो इस ज्यादा पैसा जो है वो अकबर को खालसा भूमि से ही मिलता था। और इसी भूमि से इन्होंने जो भी कुछ काम किए, ठीक है, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का आगरा का जो महल है वो बनवाया। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, पंचमहल, ये सारी चीजें खालसा भूमि से ही बनवाए थे। कौन? अकबर ने ही बनवाया। अभी हमने आगे पढ़ेंगे कि अकबर ने क्या क्या निर्माण कार्य किए। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, थोड़ा टाइम और चलेगा, 10 मिनट और बस। ठीक है, तो खालसा भूमि, इस भूमि का केंद्र प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। इस भूमि से वसूले गए लगान का उपयोग केंद्रीय व्यय के लिए होता था। ठीक है, केंद्रीय जो अकबर आपके थे। ठीक है, तो अकबर को सबसे ज्यादा पैसा जो खालसा भूमि से ही मिलता था। जागी की थी, जागी क्या था? ये मनसबदारों का नियंत्रण था। इस भूमि पर मनसबदारों का नियंत्रण था तथा वे ही उस भूमि के लगान का जो है वो आवश्यकता अनुसार उपभोग एवं वितरण करते थे। इस भूमि पर केंद्र को लगान नहीं दिया जाता था। ठीक है, केंद्र को लगान नहीं, इस पर जो है वो मनसबदारों का नियंत्रण था। जागी भूमि पर, जागी भूमि पर मनसबदारों का नियंत्रण था। अकबर जो है इसको सबसे ज्यादा 80% जो व्यय मिलता था वो खालसा भूमि से ही मिलता था। पैबाकी क्या होता है? पैबाकी ये जो अगर जागी में जो कुछ घाटा वगैरह हो जाता था इसको पूरा किया जाता था। ठीक है, जो जमींदारों की कमी होती थी उसको पैबाकी से पूरा किया जाता था। इस भूमि पर यद्यपि केंद्र का नियंत्रण होता था तथापि उसे केंद्रीय कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। इसका लगान विभिन्न जमींदारों, ठीक है, जागीरदारी की कमी या घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये मनसबदारों का नियंत्रण में था। इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण कौन था? केंद्र। और मध्यमास ये मध्यमास क्या था? ये जो है दान वगैरह इससे दिया जाता था। किसी व्यक्ति या संस्था को दान या मदद के रूप में दी जाने वाली भूमि को मध्यमास कहा जाता है। यह भूमि लगान मुक्त थी। ठीक है, तो ये 4 भूमि, खालसा, जागी, पैबाकी और मध्यमास। ठीक है, अब देखिए अकबर की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई और इनका मकबरा कहाँ है, ये चीजें समझेंगे। अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 में हुई और इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है, आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो जाती है। ठीक है, तो अकबर की मृत्यु जो है वो अतिसार रोग के कारण होती है और इनका मकबरा ये है। ठीक है, अकबर के बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला शासक नियुक्त होता है। तो अकबर का पुत्र भी कौन था? जहांगीर था, जिन्हें आपने सलीम का नाम तो आपने सुना होगा, सलीम और अनारकली। ठीक है, तो इसके बाद मुगल साम्राज्य के शासक कौन बनेंगे? जहांगीर आपके बनेंगे। तो दूसरी वाली क्लास में हम जहांगीर को पढ़ेंगे अकबर के बाद। ठीक है, तो अकबर के बाद जहांगीर शासक बनता है मुगल साम्राज्य का। इनका मकबरा ये है। ठीक है, अकबर ने देखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, इसमें हमने कुछ चीजों को समझा तो इसको रिवीजन कर लेते हैं साथ में ही। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 में हुआ। 1562 में ही जो है अकबर का विवाह जोधाबाई के साथ हुआ। उसके जस्ट बाद ही दास प्रथा का अंत किया। ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। देखिए तीर्थ यात्रा कर, जैसे देखिए जोधाबाई ने अकबर से कहा कि आप मुसलमान जो हज करने जाते हैं वहां तो आप कर टैक्स नहीं लगाते हो, लेकिन जब हिंदू
जाते हैं तीर्थ यात्रा करने तो उस पर आपने कर क्यों लगाया हुआ है? तो इसी वजह से तीर्थ कर को समाप्त किया 1563 में। 1562 में जोधाबाई का विवाह हुआ था, तो दास प्रथा का अंत किया 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। तो जोधाबाई पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। तो जोधाबाई के कहने पर ही देखिए, जोधाबाई और बीरबल के कहने पर ही अकबर कार्य करते थे। तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में, जजिया कर को समाप्त किया 1564 में, ये आपने पढ़ा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी, देखिए राजधानी भी अकबर ने चेंज करनी चाहिए फतेहपुर सीकरी में, लेकिन ये सफल नहीं हुए। कब चेंज कर रहे थे? 1571 में, ठीक है। इबादत खाना आपने पढ़ा, इबादत खाना की स्थापना की 1575 में, ठीक है। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के अनुमति कब मिली उन्हें? 1578 में मिली, ठीक है। और मजहर की घोषणा भी की कब? 1579 में, ठीक है। इबादत खाना बनवाया पहले उसमें सभी धर्म के लोग नहीं थे। 1578 में सभी धर्म के लोग वहाँ पे आने लगे बृहस्पतिवार को, लेकिन जब सभी धर्म के लोग रहेंगे तो सब अपनी अपनी बात कहेंगे, तो इसमें जो है वो काफ़ी लड़ाई वगैरह हो जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए मजहर की घोषणा लेके आए। तो इन्होंने कहा राजा जो है वो राजा धार्मिक किताबों के अधीन है, ना कि धर्मगुरु के अधीन, ठीक है। तो इसीलिए मजहर की घोषणा हुई 1579 में। दीन इलाही नया धर्म लाया कब? 1582 में लेके आए। इलाही संवत, नया कैलेंडर, ये कब की शुरुआत कब हुई इसकी? 1583 में हुई। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की 1585 में। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 में। अकबर का विवाह कब हुआ जोधाबाई के साथ? 1562 में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है आपसे जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। निर्माण कार्य इनका देख लेते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया, ठीक है। आगरा का लाल किला, ये भी अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। किसके उपलक्ष्य में? जब गुजरात विजय कर लेते हैं तो इसी के उपलक्ष्य में क्या बनवाते हैं? बुलंद दरवाजा। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा के नजदीक है, ठीक है। जोधाबाई का महल भी, इलाहाबाद का लाल किला और लाहौर का किला, ये अकबर के कुछ निर्माण कार्य हैं, इन्हें आप याद कर सकते हो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थी अकबर के बारे में पूरी क्लास, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अकबर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप पढ़िएगा। उसके बाद एक बार रिवीजन भी करेंगे और ऐसे आपकी नोट्स भी बन जाएगी। देखिए पढ़ते टाइम नोट्स मत बनाया करें, क्योंकि नोट्स बना लेंगे उसके बाद आपकी कॉपी बंद हो जाएगी, रिवीजन नहीं होगा, ऐसा ही होता है। तो एक बार केवल आप क्लास लें, उसके बाद शाम को आप नोट्स बनाएं और दोबारा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी आप एक बार पढ़ के नोट्स बंद कर रहे हो, उसके बाद रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाएगा। उसके बाद अगर आप दोबारा कॉपी खोलोगे ना, दोबारा आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। अभी तो आपको समझ में आया है, तो आपको नोट्स बनाने में भी समझ में आ जाएगा। आप खुद से अपनी भाषा में नोट्स बनाएंगे तो उसको रिवीजन करने में भी आपको क्या होगा? आसानी होगी, ठीक है। तो नोट्स ज़रूर बनाएं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और दूसरी क्लास में हम जहांगीर को पढ़ेंगे, अकबर का पुत्र जहांगीर सलीम के बारे में हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। तो जहांगीर के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये कुछ अजीब टाइप का था, तो हम दूसरी क्लास में जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए लेके आना 10 जगह से एक, देखिए 10 जगह से टीचर क्या करता है, 10 जगह से चीज़ों को कनेक्ट करके आपको एक जगह पे पढ़ाता है, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। कंजूसी ना क्या करें, लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम पे इसकी PDF डाउनलोड करके नोट्स ज़रूर बनाएं। ये X ऐप है, ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी नोटिफिकेशन होता है किसी भी जॉब को लेकर तो वहाँ आपको बताया जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।